नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं रिटायर्ड प्रिंसिपल और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर वेद प्रकाश शोरान जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद। और आप सर एज ए रिटायर्ड प्रिंसिपल और फिर अब एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे काम कर रहे हो, तो आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है कि अभी तक काम करने के लिए? अच्छा, तो रवि जी, मुझे लगता है आप का मतलब ये है कि रिटायर्ड का मतलब रिटायर्ड होना चाहिए। भाई मैं क्यों काम कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि रिटायर्ड पर्सन के पास इतना सारा अनुभव होता है कि वो बहुत कुछ समाज को दे सकता है। और ख़ास तौर पर हमारे जैसा कोई रिटायर्ड पर्सन जो 30-35 साल तक यूथ के बीच में रहा है, उसके पास तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने अनुभव अगर वो शेयर करे तो काफ़ी उनका फ़ायदा हो सकता है। अक्सर मैं इस बात के लिए हमेशा पछताता रहता हूँ कि काश हमें भी कोई उस वक्त सही दिशा देने वाला होता। इंटेलिजेंट तो हम थे, गांव में सुविधाएं भले ही कम थी पर इच्छा की कोई कमी नहीं थी, पर दिशा देने वाला नहीं था। तो मैं समझता हूँ अब जितना भी हमारा बचा हुआ है समय, उसमें कुछ न कुछ समाज को दें, विशेष तौर पर युवाओं को। सर, पुराने एजुकेशन मॉडल और आज जो डिजिटल दौर है, आज का एजुकेशन मॉडल, इसके बीच में क्या डिफरेंस फील करते हो आप? कौन सा मॉडल सही है? बहुत सारा फ़र्क है। डिजिटल को हम दो तरीके से देख सकते हैं। एक तो गांव के जो लोग हैं या जो ये कहिए कि जिनके पास इतने संसाधन नहीं हैं, और दूसरा वो जो शहरी तबका है जिसके पास सारे संसाधन हैं। तो डिजिटल का अगर हम नेगेटिव पक्ष देखें तो जो सत्यानाश हमारी एजुकेशन सिस्टम का, ख़ास तौर पर स्कूली सिस्टम का जो किया गया है, वो गांव के बच्चों का, ख़ास तौर पर जो बहुत ही नीचे तबके के बच्चे हैं, जैसे सरकारी स्कूल में जो पढ़ रहे हैं, ढकोसला हम कुछ भी करें, हमने टैबलेट बांट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा हमें सीधे तौर पर नहीं पहुंच रहा। हो सकता है 2-4% बच्चे उसका फ़ायदा उठाते हों, लेकिन ज़्यादातर उसका मिसयूज़ हो रहा है। और गांव में इतनी गरीबी है कि सब डाटा नहीं ले सकते, सबके पास इतने जीबी की अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती, इतना पैसा नहीं हो सकता। और फिर जो टीचर सामने बैठ के पढ़ा सकता है, वो बात आपकी डिजिटल में कभी भी नहीं हो सकती, सिवाय इसके कि जब आप यूनिवर्सिटी लेवल पर पहुंच गए हो और भाई या कॉलेज लेवल पर पहुंच गए हो, शहर में रहते हो, सारी सुविधाएं हैं, फिर मैं समझता हूँ डिजिटल का फ़ायदा भी बहुत है। और आज के दिन तो बिना डिजिटल के कुछ हो ही नहीं सकता या हो ही नहीं रहा है। तो ये दो बिल्कुल अलग अलग प्रभाव डिजिटल के पड़ते हैं। सर, आज के टाइम में प्राइवेट स्कूल हैं जो बहुत मतलब मात्रा में हो गए हैं, और गवर्नमेंट स्कूल ना के बराबर है या बंद होने की कगार पे, जैसे अभी आप डिस्कस कर रहे थे। तो कौन से स्कूल जो हैं वो बेटर हैं? नहीं, ये सीधा सा जवाब इसका नहीं बनता। इसको हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप टीचिंग स्टाफ की बात करो, उनके क्वालिफिकेशन की बात करो, तो सरकार के पास जो टीचर हैं वो दे आर हाईली क्वालिफाइड, बड़े अच्छे एग्जाम उनसे हमने स्क्रीनिंग लेके सब बिल्कुल बहुत गहन अध्ययन के बाद ही वो एग्ज़ाम पास हो पाते हैं, और उसके बाद ही आप सरकारी स्कूल में ज्वाइन कर सकते हो। जबकि प्राइवेट में हो सकता है अच्छे टीचर भी हों, लेकिन ज़्यादातर वो पैसे के कंप्रोमाइज़ है। अगर उन्हें 15,000 की बजाय 14,000 में टीचर मिल जाता है या 20,000 की बजाय 18 में मिल जाता है, तो दे स्विच ओवर, ना वहाँ कोई जॉब की गारंटी है। हाँ, दिखावा वहाँ बहुत ज़्यादा है। मैं उनकी इंसल्ट तो नहीं करना चाहूँगा, लेकिन क्वालिफिकेशन के एंगल से सरकारी स्कूल के टीचर से वो कहीं कम। लेकिन सर, फिर भी पेरेंट्स जो हैं आज के दौर में प्राइवेट स्कूल में भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या कारण समझते हैं आप एज ए रिटायर्ड एज ए प्रिंसिपल? उसके कुछ 2-3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला कारण तो हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाऊं। अगर उसके पास घर में 4 पैसे बचते हैं या 4 पैसे वो फालतू कमाता है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी उसकी होती है अपने बच्चों पर लगाऊं जी। और उसे जो दिखाई देता है चारों तरफ, अंग्रेजी बोलने की बात हो, बिल्डिंग की बात हो, या उनकी बसों की बात हो, या और दूसरी सुविधाओं की बात हो, तो यकीनन वो प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा है, इसलिए वो उस तरफ आकर्षित होता है। लेकिन जो सरकारी स्कूल हैं उसमें टीचर तो हैं, पर हमने उनका इतना न रख रखाव किया है, ना सरकार की तरफ से इतनी अच्छी वहाँ सुविधाएं या इतना अच्छा चेकिंग उनकी नहीं हो पा रही है। और वहाँ पर गरीब बच्चों के, ख़ास तौर पर जो मिड डे मील खाते हैं बेचारे, वो बच्चे ही मेजोरिटी में सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। तो पेरेंट्स सोचता है मैं उनके बीच में अपने बच्चे को क्यों भेजूं जब मेरे पास कैपेसिटी है। और आप देखोगे प्राइवेट स्कूल में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि उसकी शिक्षा बहुत अच्छी हो रही है।
80% से ज़्यादा प्राइवेट स्कूल के बच्चे होमवर्क करने के लिए भी घर से बाहर कोचिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि प्राइवेट स्कूल का पर्पज़ ये नहीं होता कि वो शिक्षा जगत में कोई बहुत ऊंचा सा योगदान दे। उनका पर्पज़ होता है जो मैंने 5 करोड़ रुपए लगाए हैं उसके 7 कैसे बने, 10 कैसे बने, 20 कैसे बने। एक ही बच्चा जो किसी स्कूल में टॉप करता है, 5 स्कूल उसको लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ पढ़ता था, हमारी कोचिंग है, ये हमारा वो है। तो वो दिखावा और जो प्रोपेगेंडा करते हैं ना, उसकी वजह से काफ़ी सारे पेरेंट्स जो इतने जागरूक नहीं है वो सोचते ही नहीं सरकार के बारे में। उसी सर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एक चीज़ कॉमन देखी जाती है कि जो बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और वही बच्चा उसी टीचर के पास बाहर सब्जेक्ट ट्यूशन भी जाता है, तो इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, सही और गलत का सवाल नहीं है। अब पेरेंट्स के पास ना तो इतना समय है कि वो घर बैठ के अपने बच्चे को कुछ समय दें और पढ़ाए, और आजकल शिक्षा का स्तर भी कुछ इस तरह का हो गया कि 9th 10th के बच्चे को कोई पेरेंट्स प्रोवाइडेड वो टीचर ही हो वो नहीं करा सकेगा। इसलिए उसे इधर उधर झांकना पड़ता है, भाई मैं क्या करूं, बच्चे का होमवर्क या बच्चे को हम किस तरह से उसे टोन अप रखें या उसको उसका सारा काम अच्छी तरह से स्कूल का किस तरह से हो। तो सबसे पहली नज़र उसी टीचर पर उसकी जाएगी जो उसे स्कूल में पढ़ाता है, क्योंकि दूसरा टीचर जो है हो सकता है उसका तरीका अलग हो सकता है उसका नॉलेज उतना ना हो, उसको जांचने परखने की फुर्सत भी कहाँ है। और स्कूल में जो मैडम या जो सर पढ़ा रहे हैं, अगर वो ट्यूशन दे रहे हैं तो उसे लगता है कि क्यों ना वहाँ भेज दिया जाए, उसके दूसरे फ़ायदे भी होंगे, बच्चा स्कूल में भी इजी फील करेगा और टीचर से लगाव भी बढ़ने के ज़्यादा चांस होंगे। तो ज़्यादातर ये कोशिश रहती है, खासतौर पर छोटे बच्चों के 8वीं 7वीं के बच्चे, कि उसी मैडम या उसी सर के पास क्यों न पढ़ा जाए जो स्कूल में पढ़ा रहा है। जी, अभी हम बात कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर में, तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। और जो डिसिप्लिन है आज के बच्चों में बहुत कम देखा जाता है, तो एज ए प्रिंसिपल आप अगर होते आज के टाइम में, तो आप क्या टैक्टिक्स हैं जो फॉलो करते बच्चों के ऊपर कि उनको डिसिप्लिन बनाया जाए या जो डिस्ट्रैक्शन है उनके अंदर वो कम की जा सके? सही क्वेश्चन है और मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पहली बात तो अनुशासन अगर स्कूल का या किसी कॉलेज का या किसी भी संस्था का है जहाँ यूथ है, वहाँ रेस्पेक्ट जब तक आप अर्न नहीं करेंगे, अगर आपके टीचर्स रेस्पेक्ट गेन कर सकते हैं इन द सेंस कि वो क्लास में बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, स्टूडेंट्स को लगता है इससे बढ़िया टीचर हो ही नहीं सकता और उसमें वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो उसका रेस्पेक्ट कहीं ज़्यादा होगा। और जो दूसरा टीचर है जिसे कुछ आता जाता नहीं, हेरा फेरी के चक्कर में रहता है, टाइम पास करता है, वो चाहे कितने ही डंडे लेके घूम ले, कितना ही ऊंचा ऊंचा बोल ले, कितने ही बोर्डों के ऊपर लिख दे, कितना ही प्रयास कर ले, वो डिसिप्लिन नहीं ला सकता। डिसिप्लिन सिर्फ और सिर्फ तब आता है जब हमारे टीचर मेहनत करें और रेस्पेक्ट अर्न करें, और यही बात संस्था के मुखिया पर लागू होती है। अगर मुखिया खुद ही अनुशासित नहीं है, वो खुद तो लेट आता है और टीचर्स को या स्टूडेंट्स को कहता है समय का ये इंपॉर्टेंस होती है, आप ये करिए, आप वो करिए। मैं कहता हूँ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने समय पर जाइए। टीचर 4 दिन देखेंगे, अपने आप आएंगे टाइम पर। और जब टीचर रेगुलरली क्लास में आ रहा है, टाइम का रेस्पेक्ट कर रहा है, उसी अनुसार फिर बच्चे उसको ले लेंगे। तो अनुशासन इतनी बड़ी समस्या नहीं है, प्रोवाइडेड हमारे टीचर और प्रशासक, चाहे वो हेडमास्टर है चाहे प्रिंसिपल है, वो अगर खुद अनुशासित है तो अनुशासन आसानी से लाया जा सकता है। अभी आप जैसे कुछ टाइम पहले बाहर रह के आए हो, फॉरेन ट्रिप्स भी करते हैं, तो बाहर के एजुकेशन सिस्टम में और इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या डिफरेंस फील किया आपने? जहाँ तक, हालांकि मैंने रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में तो मैं गया हूँ, वहाँ कॉलेजेस भी यूनिवर्सिटी भी मैंने विजिट की हैं, स्कूल में वो लोग अलाउ नहीं करते, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज है उनके बारे में वहाँ से पता करने का, वो ये कि स्कूल में वो बहुत ज़्यादा इतना बोझ नहीं डालते। इवन छोटे बच्चों को तो वो स्कूल में बैग भी नहीं अलाउ घर ले जाना, या वहाँ वहीं की वहीं किताबें देते हैं, वहीं पढ़ो और वहीं किताबों को रखा हो, कोई होमवर्क उनको नहीं दिया जाता। और 5-6 साल की उम्र तक तो वो बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाते हैं। जहाँ तक सिलेबस का सवाल है, हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा है, वो इस बात पे जोर नहीं देते कि क्या क्या उसके दिमाग में ठूस दिया जाए। अपने यहाँ जो हम बीएससी में पढ़ाते हैं, वो जाके वहाँ कहीं एमएससी में पढ़ाते हैं, लेकिन उनके पढ़ाने का मतलब पढ़ाना है। अपने यहाँ क्या है, सारी चीज़ें नंबरों पे है। आप देख रहे हो 500 में से 499 नंबर आ गए, अरे भाई ये कैसे संभव हो सकता है? आपने कोई ऐसे लिखा, वो ऐसे महात्मा गांधी का ही था, ऐसा क्या लिख दिया कि एक भी शब्द नहीं छोड़ा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी, 10 में से 10 ही आ गए। तो हम जो है वो प्रैक्टिकल करने की बजाय
उस अंकों का कंपटीशन कर रखा है। रट्टाफिकेशन थोड़ी सी दूसरी भाषा में कह लो आप, मतलब उसका नॉलेज प्राप्त करने से कोई मतलब नहीं है। आज जो मैंने याद किया अगले साल उसकी बात खत्म हो गई, वो भूल भला गए उसको। जबकि दूसरे जो विदेशों में खासतौर पर बच्चे की जो परवरिश है वो अलग तरीके से करते हैं। जापान का आप उदाहरण अगर देखते हैं सोशल मीडिया पे, बच्चों को अब सफाई भी अपने आप करनी होती है, डिसिप्लिन इतना अच्छी तरह से मेंटेन करते हैं, टीचर का रिस्पेक्ट है, वो दूसरे देशों में हमारे से कहीं ज़्यादा है। तो उनका एजुकेशन सिस्टम और हमारा, तो मैं तो कहता हूँ कंपेयर ही नहीं कर सकते आप उनको। जो बच्चे हमारे से यहाँ पढ़ के वहाँ जाते हैं तो नॉलेज तो उनका ज़्यादा है, लेकिन जो रट्टा आपने मार रखा है, इवन मैं तो IAS की भी कहता हूँ, आप IAS के एग्ज़ाम को अपने देश में सबसे बड़ा माना जाता है, सबसे डिफ़िकल्ट माना जाता है, लेकिन उसके अंदर झांक कर देखो आप, वहाँ पर ऐसे डौरी के ऊपर, दहेज प्रथा पर गजब का ऐसे लिखकर और बहुत सारे नंबर लेकर IAS बन सकते हो, और 6 महीने 8 महीने बाद ही डिप्टी कमिश्नर की कुर्सी पर बैठकर और अपना रिश्ता कई करोड़ रुपए का दहेज ले सकते हो। ये सिस्टम है हमारा। बिल्कुल। तो हम जो है करते कुछ हैं, पढ़ते कुछ हैं और अपने जीवन में अपनाते कुछ हैं। वो एक कपल भी था, मैं नाम नहीं, बहुत सारे हैं ऐसे, एक नहीं, एक IAS टॉपर है, दूसरा दूसरी कैटेगरी का टॉपर है, दोनों शादी कर लेते हैं, 6 महीने बाद उनका जूता बज रहा है। तो कौन सी एजुकेशन हमने उनको दी कि कौन से एग्जाम की आप बात कर रहे हो? मैं तो कहता हूँ जब तक नैतिकता इंसान में नहीं होती, बेशक वो कितने बड़े पद पर पहुंच जाए, उस शिक्षा का क्या फ़ायदा। तो सर अभी मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहे हो आप, तो मॉरल वैल्यूज़ आज के टाइम में कैसे डेवलप की जा सकती हैं? हाँ, आज के टाइम में उसके लिए त्याग की ज़रूरत है भाई। हमारे जो माँ बाप थे या हमारे जो दादा दादी थे, उनमें कितने गुण थे। बेईमानी की तो वो दूर दूर तक नहीं सोचा करते, खाने पीने की चीज़ों में मिलावट का वो सपना भी नहीं ले सकते थे, और हमने उनको गिराते गिराते कहाँ तक ला दिया है कि आज हमारे लिए शुद्ध पानी, शुद्ध हवा और खाने की तो आप सवाल ही पैदा नहीं होता। आप जेब में नोटों की गड्डियाँ ठोक कर चले जाइए, आप 5 टाइम या 4 टाइम लगातार बाहर खाना नहीं खा सकते। तो ये नैतिकता का सबसे बुरा उदाहरण है कि भाई इतना ज़्यादा गिरावट आ गई। क्यों आ गई? क्योंकि हमने उसको फॉलो नहीं किया। बल्कि मैं तो कई बार कहता हूँ, लोग बड़े बड़े भाषण देते हैं, आजकल की जनरेशन ने ये कर दिया, इनको ये नहीं आता, वो नहीं आता। भाई इनका कसूर नहीं है। हम अगर गुणों के भरे हैं ना, तो वो हमारे माँ बाप की और हमारे पूर्वजों की देन थी। उनमें गुण थे, हमने धारण किए। आज हम पूरी तरह फेल हो गए, हमने ही कुछ फॉलो नहीं किया, तो बच्चे क्या सीखेंगे? आप घर में रिश्वत की बात करते हो, दूसरों का मजाक उड़ाते हो, दूसरों से जलते हो, ईर्ष्या रखते हो, जातिवाद को घर में आप डिस्कस करते हो, तो बच्चे अपने आप सीख जाएंगे। कहाँ से आएगी नैतिकता? सिर्फ भाषणों से और लेख पढ़ने से और बता देने से नहीं आती। जब माँ बाप में गुण होंगे, वो बच्चे में अपने आप आ जाते हैं। बहुत बार मैंने तो अपने जीवन में देखा है, आप 10 मिनट किसी बच्चे से बात करके मैं ये बता सकता हूँ कि उसके घर का माहौल किस तरह का है, वो किस तरह की बात करता है, वो किस तरह की चीज़ों पर हंसता है, किस तरह की चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है। यही तो है सब। और जब तक माँ बाप में गुण नहीं होंगे, दुनिया का कोई तरीका ऐसा नहीं है। सेम सिचुएशन हमारे टीचर्स पर है। हमारे जो टीचर थे, आज भी हम उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं। और आज के टीचर, वो आप देखोगे कहीं तो कोई सड़क पे आके पिटाई कर रहा है, कोई वो कहाँ का था, भिवानी का ही कोई केस था, वो 12वीं के बच्चे ने आके स्कूल के प्रिंसिपल को पीट दिया क्लास से बाहर निकलते। टीचर का सम्मान कम क्यों हो रहा है? क्योंकि उसमें गुण नहीं है, क्योंकि वो अपना काम उस तरह से नहीं कर रहा। हमारे टीचर इतने डेडिकेटेड थे, अपने बच्चों को छोड़कर, और हमें स्कूल में पढ़ाते थे बोर्ड के। जिसमें पेरेंट्स की भी कमी है, सारी पेरेंट्स और टीचर्स की है। बच्चा तो सारे बच्चे एक ही तरह के पैदा होते हैं। आप उसमें गुण तभी डाल सकते हो जब आप गुणों के भरे हो, और अगर आप में गुण नहीं है तो बच्चा नेचुरली नीचे की तरफ जाएगा। लेकिन हर पेरेंट्स सर सिखाने तो गुण नहीं चाहता है। हाँ, फिर क्या कारण है कि बच्चा नहीं सीख पाता? भाई आज का हमने इन्वायरमेंट इस तरह का बना दिया। कई बार तो ऐसा लगता है कि जो बेईमान लोग हैं बस वही खा पी रहे हैं, जो चालाक हैं दूसरे का हक मार लेते हैं, या हेराफेरी करते हैं, या राजनीति करते हैं, या उसको किसी तरह के लोग घुमा फिरा कर करते हैं, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। जो भोला भाला है, शरीफ है, किसी दूसरे के उसमें दखल अंदाजी नहीं करता या दूसरे का हक कहीं नहीं मारता, वो बेचारा समाज में पिछड़ा हुआ है। तो फिर पेरेंट्स को लगता है कि भाई इस तरह से तो हमारे बच्चे तो बिल्कुल ही रह जाएंगे। तो वो जब गलत रास्ते पे आएगा, मैं सोचता हूँ भाई मैं इतनी रिश्वत दे के बच्चे को एक बार चिपकवा दूँ, एक बार ये नौकरी लग जाए, फिर आप क्या सोचते हो बच्चा जाके वहाँ मेहनत करेगा? वो भी फिर यही अपनाएगा, भाई मेरे फादर ने इतने पैसे दे रखे, मैं वो निकालूँ। आज ही कोई बात कर रहा था, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि पता नहीं कौन सी स्टेट का पुलिस वाला कह रहा है कि मेरे जो अफसर हैं वो ड्यूटी लगवाने के से पैसे लेते हैं। चौराहे पे ड्यूटी देनी है या कहीं चेकिंग में ड्यूटी लगवानी है तो 5,000 रुपये लगेंगे। तो अगर वो 5,000 रुपये देकर ड्यूटी लगवा कर उस जगह पे पहुंचा है, तो वहाँ जाके वो
धर्म थोड़ा ना करेगा, वहाँ तो 5 के 10 बनाएगा। तो ये बेसिक हमारा एक समाज में गिरावट का कारण है कि पेरेंट्स जब अपनी नीति के साथ, अपनी नैतिकता के साथ समझौता करेगा तो बच्चे भी फिर उसी रास्ते पर चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है सर कि वो सिखाना चाहते हैं लेकिन वो सिखा नहीं पाते क्योंकि वो खुद करप्ट है। नहीं, ये तो कौन नहीं चाहेगा भाई हमारा बच्चा नहीं सिखाना चाहते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे से झूठ मत बोलो, लेकिन वो खुद झूठ बोलते हैं, तो बच्चा क्या ही सीखेगा? होने का मतलब वही बात हो गई। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ बच्चा सीखता तो माँ बाप से ही है। माँ बाप से सिर्फ सीखता नहीं है, जो बच्चा अगली जनरेशन का आता है वो पहले वाली से कुछ ना कुछ ऊपर होता है, वो तो और भी जल्दी सीखता है। माँ बाप को ये रियलाइज होना चाहिए। जैसे हम थे, हमें जब हम ग्रेजुएशन में पहुंचे तो ऐसा लगने लगा था कि हमारे फादर मदर जो है पुराने ज़माने के, इनको कुछ नहीं आता या कम आता है। आज तो 12वीं क्लास के बच्चे सोचते हैं कि मेरा फादर तो बिल्कुल जीरो, इसको कुछ आता जाता ही नहीं। 6ठी 7वीं का बच्चा मजाक उड़ाता है क्योंकि उसे मोबाइल थोड़ा सा और अच्छी तरह चलाना आता है। तो नई जनरेशन हमेशा ही तेज़ होती है, पर नैतिकता के मामले में वो अच्छी तरह से देखती है कि आप घर में किस तरह से करते हो, माँ के साथ कैसा व्यवहार है, बेटी के साथ कैसा व्यवहार है, सारी चीज़ें वो वहीं से सीखेगा। आप देखोगे ये बात बड़ी अटपटी ही लगेगी, जिस घर में बेटियां हैं उस घर के संस्कार और जिस घर में सिर्फ बेटे हैं उस घर के संस्कार आपको बिल्कुल साफ नजर आएंगे। कहीं भी कोई कहीं टॉपिक आप करके देखो तो जो जिसमें सिर्फ लड़के हैं उस परिवार का रिफ्लेक्शन कुछ हो रहेगा और जिसमें सिर्फ लड़कियां हैं उसका कुछ हो रहेगा। ये संस्कारों का मतलब बेस्ट उदाहरण मुझे दिखाई देता है। सर आज की जो एजुकेशन है उसके अंदर जो बच्चा है वो बहुत बड़े प्रेशर में है, चाहे वो मार्क्स लाना हो या टॉप, ये उसके बाद +2 के बाद जैसे कोटा जाता है तो वहाँ पे भी, और बहुत से सुसाइड केस भी बनते हैं, आपने देखे होंगे। तो क्या रीज़न है इसके पीछे कि हम लैग कर गए हैं नैतिकता में या फिर और भी कोई अलग रीज़न? नहीं, नैतिकता वाली बात तो है ही है, उसके साथ साथ हमने क्या है भौतिकवाद का इतना ज़्यादा बोझ अपने आप पे डाल दिया है। हम ये समझते हैं अगर हमारे घर बड़ी गाड़ी नहीं है या बड़ा बंगला नहीं है या ये नहीं है तो हमारा जीना ही है बेकार है, कि भाई गरीब पैदा तो है और कामयाबी के मतलब बदल गए हैं, मतलब ही बदल गया। हम आप कोई गुणों का भरा है उसकी प्रशंसा कोई नहीं करना चाहता, लेकिन जिसके पास पैसे का ढेर लगा हुआ है चाहे वो किसी भी तरीके से लगा हुआ है उसको वो समझते हैं भाई ये एक सफल इंसान है, ये एक सफल इंसान है। और जहाँ तक टेंशन की बात है, तनाव की बात है, मुझे तो लगता है आज के दिन जितना तनाव युवा में है इससे पहले कम से कम पिछले 40 साल से तो हम देख ही रहे हैं कभी नहीं रहा। आप कितने ही इंटेलिजेंट हैं, कितने ही एग्जाम आपने पास कर रखे हैं, कितने ही नंबर आपने ले रखे हैं, लेकिन आज 1% भी ये गारंटी नहीं है कि आप अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे। चाहे वो नौकरी की बात है, चाहे कोई स्टार्टअप की बात है, चाहे किसी तरह की भी बात है, आपके पास निश्चिंत होने का 1% भी चांस नहीं है, क्योंकि चारों तरफ हमारे इस तरह का माहौल है। भाई आप एग्ज़ाम दोगे, फिर प्रीलिमिनरी होगा, फिर उसका मेन होगा, फिर ये होगा, फिर इंटरव्यू होगा, फिर सिलेक्शन होगा, फिर कोर्ट केस चलेगा, फिर लिस्ट लगेगी और फिर 1.5, 2, 3 साल बाद वो सब कुछ कैंसिल होगा और फिर आप वहीं पहुंच जाओगे जहाँ से चले थे। इतना भारी तनाव हमारा युवा आज के दिन झेल रहा है, इतना पहले कभी नहीं रहा। और उसको दूर करने का वही तरीका है कि भाई अगर हम शिक्षा उसको अच्छी दें और उसको बजाय नौकरी के पीछे भागने के उसके मन में अगर ये चीज़ हम बैठा दें, देख बेटा तुझे कमा कर तो खाना ही पड़ेगा, नौकरी नहीं मिलेगी तब भी जीना तो है ही, आप काम करने का फैसला करो, नौकरी का नहीं। आप अगर काम करना चाहते तो बहुत सारे काम हैं और देखना अब तो सरकारें सारी इसी रास्ते पर चल रही हैं। एक न एक दिन सबको ये मानना पड़ेगा कि सबके लिए नौकरी यहाँ पर नहीं है और आपको काम करो, चाहे जो भी करो, छोटा बड़ा काम कोई नहीं होता। ये बात समझ में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जिस दिन हम ये फैसला कर लेंगे कि हाँ भाई हमें कमा कर खाना है, उस दिन तनाव कम होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब तो हम दूसरों के भरोसे। सर आपके अनुसार सफलता का असली मतलब क्या है? सफलता का असली मतलब ये है जब हम जो हमारे मन में इच्छा थी कि भाई मैं समाज के लिए ये करूं, या मैं इतना पैसा कमाऊं, या मेरे बच्चे इतनी अच्छी तरह से सेट हों, या जो भी आपकी परवरिश के दौरान जो भी आपने देखा है, अगर वो हम अचीव करते हैं तो एक अंदर से जो खुशी मिलती है ना, मुझे लगता है वो सफलता है। लोग क्या कहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या समझते हैं, या हम कैसे दिखाई देते हैं, उससे सफलता का सीधा सा कोई मतलब नहीं निकलता है। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको खुश नज़र आएंगे, भले ही उनके पास संसाधन इतने नहीं है, क्योंकि उनके अंदर अपने आप को सफल इंसान के गुण नज़र आए, या उन्होंने जो माना था कि मुझे ये करना है या ये बनना है, उन्होंने अचीव कर लिया। तो ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। और जब इंसान खुश होता है उसे खुशी तभी मिल सकती है जब वो अपने आप को सफल महसूस करे।
आपने देखा होगा कई बार इस तरह की बात हम जब बुजुर्ग लोग बैठते हैं जब करते हैं कि भाई इन राजनेताओं के पास इतना पैसा है, इतनी शोहरत है, सारी दुनिया में इनका नाम है, उसके बावजूद भी ये गलत काम क्यों करते हैं, उसके बावजूद भी क्यों रिश्वत कर लेते हैं, क्यों इतने गलत अपराध करते हैं। तो मतलब ऐसा क्या है जो इनके पास नहीं है। तो मुझे लगता है ये जो सफलता वाला जो कीड़ा है ना, ये इनके अंदर, इनको खुद पता ही नहीं है कि मुझे कितना चाहिए। और आदमी जब एक अपना लेवल फिक्स कर लेता है, एक अपना टारगेट लेकर चलता है, वो अगर वो अचीव हो जाता है तो उसे खुश हो जाना चाहिए। और भगवान ने जीवन हमें इसलिए नहीं दिया था कि इस कंपटीशन में हम लग के और अपने आप को भी बर्बाद कर दें और बच्चों के लिए भी ऐसा कुछ ना छोड़ें जो हमारे में से सीख सके। तो फिर क्या फ़ायदा ऐसी सफलता का। अभी कंपटीशन की बात करें सर, हर फील्ड में कंपटीशन बढ़ गया, खास करके गवर्नमेंट जॉब्स में, और जॉब्स बिल्कुल ना के बराबर है जैसे अभी आपने बताया। तो ऐसे में बच्चों को क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? मैं अक्सर कॉलेज में ये उदाहरण दिया करता कि जीना, जैसे आपके पास जीना है, पड़काड़ा जिसे हम कह देते हैं आम भाषा में, और 25 पैड़ी चढ़ने के बाद एक पूरा बड़ा चौपाटा है और उसके बाद ऊपर चढ़ना। हमने ये कह रखा भाई इस चौपाटे पर, इस बीच वाले पोर्शन पर जो पहुंच जाएगा वो सफल है, वो आईएएस बन जाएगा। नीचे 400 बच्चे खड़े हैं और उसके ऊपर सिर्फ 10 बच्चे खड़े होने की सलाह, जगह इतनी है कि उस पर 10 ही खड़े हो सकते हैं। कोई किसी को धकेल दे या गिरा दे या कुछ कर दे, उसके ऊपर अल्टीमेटली 10 ही होने हैं। जो नीचे बच्चे खड़े हैं वो सारे इंटेलिजेंट हैं, सारे कैपेबल हैं, सबके पास सारे संसाधन हैं, लेकिन उस पर 350 तो नहीं पहुँच सकते। यही बात अगर हमारे विद्यार्थी आज के दिन समझ लें कि भाई एक लिमिटेड चीज़ है, उसमें आप इंटेलिजेंट हैं, इसमें हमें कोई शक नहीं है, आपने मेहनत कम करके, इसमें कोई शक नहीं, आप खूब मेहनती हैं, आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये गारंटी नहीं है कि आप डॉक्टर ही बन जाएंगे या आप उस सीट पर आईएएस वाली पे जाके बैठ जाएंगे। और जिस दिन हमें ये बात समझ आ जाएगी उस दिन हम ये फैसला करेंगे भाई मैं अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, लेकिन किसी ऐसी जगह पर टक्कर नहीं मारूंगा जहाँ पर मुझे 30 साल का, 32 साल का, 33 साल का हो गया और आज तक चवन्नी कमाने के लायक नहीं हुआ। तो ये बात हमारा यूथ जिस दिन समझ जाएगा कि सारे के सारे जो अचीवमेंट हैं, चाहे वो नौकरी की हैं, चाहे किसी दूसरी चीज़ की है, वो लिमिटेड है और ये गारंटी नहीं है कि आप वहाँ पहुँच जाओगे। आप मेहनत करो और जहाँ पर आपका ऐसा लगे कि भाई यहाँ मेरी सफलता के चांसेस ज़्यादा है, उस लाइन में खड़े होगा। सर इतने मतलब बहुत ज़्यादा करियर ऑप्शंस आपको तो पता है, लेकिन फिर भी प्राथमिकता जो है वो गवर्नमेंट जॉब को दी जाती है, क्या कारण है इसके पीछे? सबका मतलब ये तो इतना सिंपल सा प्रश्न है। जिस आदमी की नीयत खराब है, जो मेहनत नहीं करना चाहता, एक बार चिपका दे। सरकारी नौकरी का यही तो है कि एक बार आप लग गए तो हटाना बड़ा मुश्किल है। अदरवाइज प्राइवेट में क्या नहीं है, लेकिन कुछ सरकार के बेनिफिट होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है भाई, जैसे मेडिकल का है या कोई दूसरे है, एक जॉब सिक्योरिटी है, पेंशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन आज के यूथ में जो मेन बात है वो ये है कि भाई एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए ना, फिर ज़्यादा सा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, फिर तो इतने पैसे तो मिलेंगे, हटा सकते नहीं, और कुछ रिश्वत मिल जाए और अच्छी बात। तो सरकारी नौकरी का इतना ज़्यादा वहम हमने पिछले 40 साल में नहीं देखा जितना अब है। और एक तो जॉब कम हो गई, ऊपर से वहम ज़्यादा हो गया, तो अब तो ऐसी किल्लत मची हुई है। मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ बेटा एसएससी की और सीजीएल की तैयारी करो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक टारगेट लेकर चलो कि भाई 3 साल, 3.5 साल, 2.5 साल मैं इतने दिन करूँगा, नहीं हुआ तो मैं इसका पिंडा छोड़ दूंगा। और ये 7-7 साल हो गए, 6-6 साल हो गए, 3 साल में बीए कर लिया आपने, 4 साल से आप कापी लिए घूम रहे हो कोचिंग सेंटर में इधर से उधर, सीजीएल, और मैं आधे नंबर से रह गया। भाई तो 50 नंबर से रहा या आधे नंबर से रहा, फेल तो फेल है, उसमें कौन सी मेरिट है फेल में। तो हमारे जो युवा वर्ग है वो ज़्यादातर बिना सोचे समझे एक टारगेट के पीछे लग जाता है, बिना ये सोचे कि इसका मतलब क्या निकलेगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा। तो ये सबसे बड़ा मैं कहता हूँ यूथ में हमारे में आज कमी है कि बिना ही सोचे समझे, बिना ही कोई मकसद बनाए आप किसी भी लाइन में जाके खड़े हो जाते हैं, और फिर हताशा आती है, कहीं 4 साल बाद आती है, कहीं 3 साल बाद आती है। और आप देखो गाँव में कितनी बुरी हालत हमारी हो गई है। फिर मुझे सर ऐसा भी लगता है कि एक बच्चा जो काफ़ी टाइम से कोचिंग की तैयारी कर रहा है और बाद में वो 30-35 के बाद जाके ना वो बिल्कुल मतलब कुछ भी करने के कैपेबल भी नहीं रहता, वही हताशा तो आएगी, फ्रस्ट्रेशन उसमें देखो ना, उसमें फ्रस्ट्रेशन के कारण देखो। सबसे पहली बात तो उसने मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसके बावजूद भी 1-2 जगह पास भी हुआ, सिलेक्शन फिर भी नहीं हुआ। उधर से घर वालों ने नाक में दम कर रखा, रिश्ता नहीं करेगा, तेरा खानदान हमारा कैसे चलेगा, वंश कैसे बढ़ेगा, और फिर कोई ढंग की लड़की मान लो कोई आप करोगे तो वो भी नहीं आएगी, और भगवान ना करे 2-4 जगह रिजेक्ट हो गए तो वो फ्रस्ट्रेशन अलग से। और फिर तीसरे दिन माँ बाप से हाथ पसार के पैसा मांगना,
पढ़े लिखे बच्चे के लिए, इंटेलिजेंट बच्चे के लिए, मेहनती बच्चे के लिए बहुत मुश्किल काम है ये। माँ बाप कब तक सपोर्ट करेंगे? और ज़्यादातर माँ बाप ऐसे हैं भी नहीं बेचारे कि जो 35-35 साल तक बच्चे को सपोर्ट कर सकें। तो भाई उस इन सारी हालातों को देखकर तो बच्चा फ्रस्ट्रेट नहीं होगा तो क्या होगा? और 30-32 अगर पार कर गए फिर तो हमारे पे एक ऐसा टैग लग जाएगा भाई ना तो ये कमाने लायक है, ना इसका कोई रिश्ता होना है, और मतलब एक किस्म से फ्रस्ट्रेटेड लाइफ ही हमारी शुरू हो जाती है। और ऐसी संख्या हमारी आज के दिन बढ़ती ही जा रही है। सर, प्रिंसिपल की कुर्सी से उठकर स्टेज पे जाके हजारों बच्चों को मतलब गाइड करना, ये जो है ये कहाँ से आपके माइंड में आया ये सारी चीज़ें करना? जी, अगर आप सीधा प्रश्न ये पूछना चाहते हो कि भाई माइक में बोलना या स्टेज पे मोटिवेट करना, हाँ, मतलब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे एक टीचर होते थे, क्योंकि मोस्ट ऑफ हम देखते हैं कि रिटायर होने के बाद लोग अपने नज़रिया है अपना। कुछ लोग, इसको मैं ज़्यादा बुरे शब्द यूज नहीं करने चाहिए, स्वार्थ जब हावी हो जाता है ना फिर उसे परिवार से आगे कुछ नहीं दिखाई देता। और अगर आप में थोड़ा सा भी विजन है, अरे हमारे को भगवान ने कितना दिया है, मैं तो नहीं समझता हमारी पीढ़ी का कोई भी आदमी ऐसा कह सकता है कि उसे ये नहीं मिला वो नहीं मिला। हमने जितनी पढ़ाई की थी उससे ज़्यादा अचीव हुए, जितनी तनख्वाह हमने सोची थी उससे ज़्यादा तनख्वाह मिली, जितनी पेंशन हमने कल्पना नहीं की थी उतनी पेंशन देने लगी, समाज में रिस्पेक्ट मिलने लग रहा। जब इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं उसके बावजूद भी आप समाज को कुछ देने के लिए तैयार नहीं हो तो वो तो ज्यादती सी है। मैं स्टेज की बात बता रहा था, हमारे टीचर थे, 8वीं में प्रेयर होती थी तो उसके बाद बोलते थे कुछ, हमने भी कभी कुछ बोला होगा और मेरी ड्यूटी लगा दी भाई जो कमियां हैं ना उनको बताया करोगे आप। एक बार मैं बच्चा था 8वीं में, किसी टीचर ने कोई गलत शब्द बोले और मैंने माइक में बता दिया कि इस टीचर ने ये गलत शब्द बोले। तो जो दूसरे टीचर थे उन्होंने मेरे को शाबाशी दी कि आप बोलते बहुत अच्छा हो, और उससे मुझे इतनी मोटिवेशन मिली कि आज भी कहीं माइक लगा हुआ होता है तो डरने का तो सवाल ही नहीं। मेरी हमेशा ये इच्छा रहती है चाहे 2 मिनट मुझे मिले माइक पे जाकर कुछ न कुछ ऐसा बोलूं जो किसी के काम आ सके। बिल्कुल। और जब आप 5000-4000 बच्चे, जैसे नेकीराम गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे पास 7000 के करीब बच्चे, आज तो उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, तो जब 6-7 हज़ार बच्चे आपके सामने बैठे हों और आपकी बात को अटेंटिवली सुन रहे हों तो वो अपने आप में मोटिवेशन है। जब वो बच्चे, मैं टीचर रहा 35 साल, मैं बच्चे की आंखों में झांक के ये बता सकता हूँ कि ये चीज़ को समझ रहा है या वैसे ही गर्दन हिला रहा है। और जब आपको लगे यार ये मतलब पिन ड्रॉप एकदम से पूरा फुल अटेंशन दे रहे हैं, आप तो बोलोगे ही बोलोगे। और यकीनन आप वही बात बोलो जो वो सुनना चाहते हैं। आप अपनी गाथा गाने लग गए, दुनिया की बुराई करने लग गए, कौन सुन के खुश है आज? आप मेरी बात करो, मेरी मदद कैसे हो सकती है, मेरे करियर के बारे में बात बताओ, मुझे क्या करना चाहिए ये बताओ, मेरी जो कमियां हैं उनको मैं दूर कैसे करूं ये बताओ, सब सुनेंगे। और मैं तो ये मानता हूँ स्पीकर के सामने अगर कोई बैठ के सुन नहीं रहा है तो वो सुनने वाले की कमी नहीं है, वो बोलने वाले की कमी है। आप अपना लेक्चर तैयार करके जाओ क्लास में, टीचर मेरे से पूछ के देखो आप कौन से टीचर आपके अच्छे थे। मुझे एक टीचर आज भी याद है, 3-3 घंटे जो घर पे तैयारी करके आएगा और टीचर से एक स्टेप पूछ लो, 25 मिनट लगा दिए उसने सोल्व करके दिखाया कि ऐसे ऐसे। तब हमें पता लगा यार कितनी मेहनत करी होगी इन्होंने घर पे। तो टीचर का या मोटिवेटर का मेन काम यही है कि अगर वो जो भेजना चाहता है, जो कन्वे करना चाहता है, अगर वो ठीक जगह पहुंच रहा है तो उसमें मोटिवेशन हमेशा फुल ही रहता है। और मुझे तो कभी नहीं लगता भाई कि मेरी कोई बात है उसको कोई सुन ना रहा हो। सर, अभी जो लूप होल्स पे हमने चर्चा की है तो हम इनको कैसे फिल कर सकते हैं, कैसे मतलब हम इन सब से ऊपर उठ के एक अच्छे निर्माण की तरफ बढ़ सकते हैं? आपके क्या सुझाव हैं इसके ऊपर? मुझे लगता है जैसे आज के दिन जो भी हालात हैं हमारी, भाई तनाव है, नौकरियां कम हैं, सुविधाएं हैं लेकिन सब तक नहीं पहुंच रही हैं, ऐसे हालात में जो सबसे बड़ा गुण है वो है पॉजिटिविटी। आप कमियां कहीं देख लो, हर जगह मिल जाएंगी। स्कूल चाहे सरकारी है चाहे गवर्नमेंट है, टीचर चाहे कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है, हर एक में कुछ ना कुछ आप ढूंढ सकते हो। उन चीज़ों को छोड़कर अगर हम ये फैसला करें कि देखिए भाई मेरे लिए अलग से कुछ भी नहीं होना है, जो चीज़ अवेलेबल है उसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, आपके पास जो किताबें अवेलेबल हैं उनमें से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मेरे पेरेंट्स की जितनी कैपेसिटी है उस खर्चे में मैं क्या कर सकता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। आप ये कहें कि जी IAS में तो वहाँ दिल्ली में मुखर्जी नगर में जाके करूँगा जहाँ 40,000 महीना तो वैसे ही लगेंगे ऊपर से भी, और आपकी कैपेसिटी है नहीं तो फ्रस्ट्रेशन ही आएगी। आप ये सोचिए कि जो मेरे पास अवेलेबल है, मेरे फादर मदर में जो कैपेसिटी है उसमें मैं कितना कर सकता हूँ, जो मेरे टीचर हैं उनसे मैं
उनका रेस्पेक्ट करके उससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले सकता हूँ। अपनी तरफ जैसे मेरे पास कई बार पेरेंट्स आते हैं कि ये गुड़िया है, इसने MBBS का पेपर दिया था सर नीट का, उसमें बस थोड़े से नंबरों से रह गए, मुझे क्या करना चाहिए। मैं उन पेरेंट्स को एक तरफ भेजकर उस गुड़िया से पूछता हूँ, बेटा मेरे को सिर्फ तू ये बता दे कि तू जो मेहनत कर सकती थी उसका कितना % किया तूने। तू क्या सोचती है भाई क्या अब जो मेहनत की थी इससे ज़्यादा कर सकती है? कि सर नहीं, मैं तो 8 घंटे पढ़ा करती सर, या 11 घंटे पढ़ा करती, इससे ज़्यादा मैंने अपना 100% लगा दिया। तो मैं उन पेरेंट्स को कहता हूँ भाई इस बच्चे की जान को बख्श दे, और बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, इसने अपना 100% लगा दिया, अब सिवाय टाइम खराब करने का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर वो बच्ची कहती है जी मैं तो 60% ही करती थी, मैं और मेहनत कर सकती हूँ, मैंने ये छोड़ दिया, मैं वहाँ बिजी थी, ये ना करती तो वो कर दे, ठीक है बेटा तो दूसरा प्रयास कर ले। तो अगर हम प्रेजेंट हालात में किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं तो उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है उसमें पॉजिटिविटी छांटें। क्या आप उसमें कर सकते हैं, क्या आपकी संभावना है। ज़रूरी नहीं है सफल होने के लिए बहुत बड़ा अफसर बना जाए। एक आम स्कूल का शिक्षक भी इतना ज़्यादा संतुष्ट और इतना ज़्यादा खुश हो सकता है जब उसे ये पता लगेगा मेरे पढ़ाए हुए इतनी ऊंचाई तक गए और मेरा इतना आज के दिन आदर है, तो वो फूला नहीं समाएगा। और एक आप इतने ऊपर तक गए, आधी दुनिया लूट के डाल ली घर में, दुनिया गालियाँ दे रही है, रिटायर होने के बाद आप घर से निकलने लायक बचे नहीं है, ऐसी सफलता का क्या मतलब है। तो आज के दिन जो संभव है हमारे पास चारों तरफ अवेलेबल है, उसमें से आप निकालने की कोशिश करिए। सारी बात सेल्फ सेटिस्फेक्शन। हाँ, सेल्फ सेटिस्फेक्शन तभी आएगा जब हम अपने आप का एक टारगेट फिक्स करें। लेकिन आज के टाइम में लोगों के अंदर नहीं है, तो इसको कैसे डेवलप किया जा सकता है? ये तो भाई है कि ऐसा सूत्र है जिसका आप ये कहो कि भाई बेईमानी को कैसे घटाया जाए, तो ये संतुष्टि तो एक सोच का सवाल है। और बचपन से लेकर, बल्कि मैं कई बार इसको ऐसे कहता हूँ कि जो हमारे बच्चे 9th 10th में है ना, 9th 10th कह लो 11th 12th तक ज़्यादा से ज़्यादा, वंस यू एंटर द कॉलेज, आप कॉलेज जब पास करते हैं तो आपके पास जो आपकी सोच है ना वो इतनी ज़्यादा रिजिड बन गई है, उसको बदलना बड़ा मुश्किल है। 8वीं 10वीं के बच्चे को आप समझा सकते हो कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत देखो ये फ़ायदा हो गया, वो फ़ायदा हो गया, अच्छे इंसान बनो, ज़्यादा कमाई ना भी हो लेकिन गलत कमाई ना करो, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें उसको समझाई जा सकती है, उनकी विचारधारा को बदला जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है। और एक बार आप 25 26 के 22 23 साल के हो गए, फिर नहीं कब हुआ थे, फिर तो हमने फैसला कर लिया सारी दुनिया गंदी है, मैं भी गंदा ही हो जाऊंगा, क्या फ़र्क पड़ता है, मेरे एक अच्छे होने से, मतलब वो सारा उसका कंसेप्ट ही दूसरी तरह का बन जाता है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे छोटे बच्चे हैं 10वीं 11वीं इस रेंज के हैं, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए। और इसीलिए हम कहते हैं जहाँ जिस देश की स्कूली शिक्षा अच्छी होगी ना, वही देश आगे तक जाते हैं। बाद में कुछ नहीं कर सकते आप, एक बार नागरिक बन के आप आ गए तो फिर बिल्कुल सत्यानाश है। जैसे जितनी भी रिश्वत, एक बार जो आदमी रिश्वत के चैनल से गुजर गया वो हो ही नहीं सकता कि रिश्वत ना ले या ना दे, वो तो उसको तो सारी दुनिया वैसे ही दिखाई देगी। तो इसलिए हमारा घूम फिर के वही आ जाता है, हमारी जो नैतिकता थी, हमारे जो वैल्यू सिस्टम था, उसके ऊपर हमें जोर देना चाहिए। और माँ बाप को कोशिश करनी चाहिए भाई अपने अंदर गुण, खुद त्याग करोगे तो बच्चे त्यागी अपने आप बन जाएंगे। और अगर आप खुद हेरा फेरी और चालाकी और इस तरह से करते हो तो वैसा ही परिवार में देखेंगे तो बच्चे भी वैसे ही हो जाएंगे। सर अभी एक रैपिड फायर राउंड है, उसमें आपको एक लाइन में या एक शब्द में जवाब देना है सिर्फ। ठीक है। ठीक है। एक शब्द में एजुकेशन क्या है? एक शब्द या लाइन। एजुकेशन है इंसानियत को पैदा करना। अगर इंसानियत हमारे में पैदा हो जाती है तो मैं समझता हूँ एजुकेटेड पर्सन। आपकी फेवरेट बुक या कोई कोट? मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, और बुक्स तो काफ़ी सारी हैं। और एक हमारे टीचर होते थे, उन्होंने हमें ये बताया कि बेटा ये याद रखना ज़रूरी नहीं है कि वो किताब किसकी थी, लेकिन ये याद रखना ज़रूरी है कि उसमें था क्या। तो मैं कोटेशंस वगैरह के नाम नहीं बता पाता, लेकिन जो बात है वो मैं हमेशा याद रखता हूँ। आज के यूथ के लिए एक एडवाइस? अपना नैतिक स्तर बनाए रखें, नहीं तो पछतावा बहुत होगा लाइफ में। अगर आज आप फिर से 18 साल के होते तो आप अपने आप को क्या सलाह देते हैं? तो अरे क्या सलाह देते हैं, मैं तो बहुत कुछ कर सकता था। उस समय तो हमारे पास संसाधन थे ही नहीं। अब तो हम क्या कहते हैं, सारी दुनिया एक गांव के फॉर्म में आ गई है। पहले तो कुछ भी नहीं था, हमारे पास लाइब्रेरी में 200-250 किताबें थी। आज दुनिया का किसी कोने में किसी ने कोई किताब लिखी है, आप उसे सेकंड के हिसाब किताब से पढ़ सकते हैं। तो आज तो करने को बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा है।
और कोई ऐसा क्वेश्चन है जो रह गया हो आपके माइंड में? यही आप टीचर को क्या सलाह दे सकते हो? हाँ, मुझे लगता है जो टीचर है वो एक नौकरी नहीं करता, उसे भगवान एक मौका देता है कि देख बेटा, तेरे पास ये मौका दिया जा रहा है टीचर बना के तेरे को, कि तू कितने ही जिंदगियों को संवार सकता है, कितने ही अच्छे अच्छे इंसान बना सकता है। और ये काम दुनिया में या तो पेरेंट्स कर सकते हैं या टीचर कर सकता है। आज के दिन अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी किसी के कंधों पर है तो वो टीचर्स की है। मैंने सर ना एक लाइन पढ़ी थी कि टीचिंग इज़ द नोबल प्रोफेशन। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी टीचर बनते हैं वो सारे फ्रस्ट्रेटेड और लूजर लोग बनते हैं, क्योंकि वो हर फील्ड में ट्राई करते हैं और जब उनका कुछ भी नहीं होता ना, लास्ट में जाके उनके पास एक ऑप्शन होता है कि किसी भी आप प्राइवेट स्कूल में या कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ा लो। तो ये एक बहुत बड़ी वो है। कोई पैशन से टीचर अब बहुत रेयर होता है, और जो वो होता है वो फिर बेस्ट निकल के आता है और वो बेस्ट ही देता है। तो सबसे बड़ा रीज़न ये भी है। आप जो कह रहे हैं ना, उसको इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि आज के ज़माने में अपनी मर्जी से टीचर कोई नहीं बनना चाहता है, जिसके उचित कारण भी है। टीचर का उतना सम्मान नहीं है जितना होना चाहिए। टीचर के पास उतनी कमाई के तरीके नहीं हैं जितने दूसरों के पास है। चाहे उसे आप रिश्वत कहो, चाहे ऊपर का पैसा कहो, चाहे तीसरा कहो। तीसरा, जो हम जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आप IAS की बात करो, SDM, HCS वगैरह इनकी बात करो, इनके पास सरकार ने इतनी सुविधाएं दे रखी हैं कि सब उनकी तरफ भागते हैं। तो जब यूथ ग्रेजुएट होकर या पढ़कर तैयार होता है तो सबसे पहले वो सोचता है मैं IAS बनूंगा। वहाँ से फ्रस्ट्रेशन मिलती है, फिर वो HCS बनेगा, वहाँ से फिर वो एक्साइज एंड टैक्सेशन बनेगा। और जब उसको लगेगा ना भाई तेरा हिसाब किताब बिगड़ लिया, देन ही विल कम टू द टीचिंग। तो उसके कारण है। लेकिन टीचर्स सारे ऐसे नहीं होते। टीचर्स में भी एक तो टीचर बाई चॉइस है और एक टीचर बाई कंपल्सन है या बाई चांस है। मजबूरी थी भाई, कुछ था ही नहीं तो टीचर बन गए। तो जो दूसरी कैटेगरी है ना, जो बन गए मजबूरी में बन गए, उनको मैं टीचर नहीं मानता। वो तो हालात हैं बेचारे के, सैलरी लेके जानी है, 2-4 चीज़ें पढ़ा देता है, ख़त्म कर देता है। वो टीचर नहीं है। टीचर वो है जिसके अंदर पढ़ाने की अपने आप मतलब एक इच्छा शक्ति है उसमें, और वो चाहता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। और ऐसे टीचर ही याद किए जाते हैं या उन्हीं का सम्मान होता है। बाकी तो सर, आप बच्चे और पेरेंट्स को क्या सलाह देना चाहोगे? पेरेंट्स को मैं ये सलाह देना चाहता हूँ, अपने बच्चे पर इतना टॉर्चर मत करो कि उसे ये लगना शुरू हो जाए कि मैं कहाँ पैदा हो गया। मतलब जहाँ आप फेल हो गए वहाँ बच्चे को क्यों फंसाना चाहते हैं? खुद तो फार्मेसिस्ट नहीं बन सका और बच्चे को MBBS बनाऊंगा। खुद किसी क्लर्क के एग्जाम में पास नहीं हुआ, बच्चे को IAS की तैयारी करा रहा है। अरे भले आदमी, ये तो देख ले, उसकी भी तो कैपेसिटी है। भगवान ने उसको भी सारी चीज़ें, हेल्थ है, माइंड है, ये सारी चीज़ें एक निश्चित मात्रा में दे रखी हैं। और अगर आप उसको इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि वो आपसे अंदर ही अंदर घृणा करने लग जाता है। आज के दिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से घृणा करते हैं, और उसका एकमात्र कारण यही है कि उनके ऊपर प्रेशर इतना डाल रखा है। तो पेरेंट्स के लिए तो मेरी एक ही लाइन की वो है कि एक जीव जो आपके घर में भगवान ने आपको दिया है, उसको इतना तंग मत करो कि आपको भी किसी स्टेज पर जाकर पछतावा हो। उसको प्यार से पालो, सुविधाएं दो, उसको फ्रीडम दो। ठीक है, उस पर चेक रखो। मैं ये नहीं कहता कि उसको फ्री छोड़ दो, चेक रखो उस पेपर, उसके ऊपर इतना दबाव ना बनाओ कि वो उसकी जो प्रतिभा है वो भी छुप जाए। बहुत बार ऐसा होता है, बच्चा टेंशन में, ये आत्महत्या है और ये जो हो रही है ना, इनका ज़्यादातर का कारण हमारे पेरेंट्स का प्रेशर ही है। और बच्चों को मेरी यही सलाह है कि बेटा, भगवान ने आपकी कमर के ऊपर लिख के भेज रखा है, इतने दिन तो बेटे मेहनत करनी है, और इतने दिन ऐश का मतलब आराम से ज़िंदगी और सुख सुविधाएं सारी मिलेंगी। चॉइस आपकी है। आपने अगर पहले ऐश कर ली, इधर उधर धक्के खा लिए, मूवी देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया, और रील बना दी, ये कर दिया, वो कर दिया, तो भाई बाद में भुगतोगे। पता नहीं कितनी उम्र आपको कितनी ज़्यादा कष्ट सहने पड़ेंगे। और अब अगर 3-4 साल जो भी हमारे 10वीं के बाद के कह लो या कॉलेज लाइफ कह लो, उसमें मेहनत कर ली तो सारी उम्र सुख सुविधाएँ मिलेंगी आपको। इसलिए सीधा सा संदेश है, थोड़ा सा संयम बरतें, मेहनत करें, अनुशासन में रहें, सफलता आपको मिलेगी। धन्यवाद सर, आपसे मिलकर बहुत बहुत आभार। अच्छा आपके दर्शकों का जो मेरे को इतनी सारी बातें मेरी सुनकर झेला है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े थे डॉक्टर वेद प्रकाश शौरान जी, जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। और हमारा उद्देश्य है कि आप इनकी बातों को सीख कर ही न जाएं, अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, ताकि आपको बहुत कुछ बदलाव आपके जीवन में आ सके। जल्द ही मिलते हैं दोबारा किसी नए गेस्ट के साथ। धन्यवाद।